हाँ लिखो, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, बिगर में बड़ा, ये तो नॉर्मल एसआई यूनिट वाट हुआ ना। देखो बिगर यूनिट ऑफ पावर, देखो किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट। ठीक है, ये दोनों ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखो ध्यान से देखना, इसके बाद इस्तेमाल होता है एचपी। नाम सुने हो, घर में जनरली मोटर लगाता है तो कहेगा कि कितना एचपी का मोटर है, 2 एचपी का मोटर, 3 एचपी का मोटर, यही एचपी है, मैंने उतना पावर कंज्यूम करेगा। जब हम लाइन से उसको जोड़ेंगे तब कितना पावर रहेगा तो कंज्यूम करेगा वो, उसको एचपी कहते हैं। एचपी मैंने हॉर्स पावर, हॉर्स मैंने घोड़ा होता है जी, है ना, हिंदी में से अश्व शक्ति कहते हैं। 1 एचपी होता है 746 वाट। कितना होता है जनरली, ये मेट्रिक एचपी होता है जी, इधर ना मेट्रिक एचपी बराबर 746 वाट। एक ब्रिटिश एचपी भी होता है ना, बराबर 735.5 वाट। ये सब पावर के कुछ अलग यूनिट होते हैं। जनरली ऐसा पूछेगा तो वाट बोलना है, लेकिन इस्तेमाल उसको अलग अलग करते हैं। किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻⁶ वाट। एक मेट्रिक एचपी, मेट्रिक है METRIC, मेट्रिक एचपी बराबर 746 वाट, है ना। ब्रिटिश एचपी बराबर 735.5 वाट। मेट्रिक माने मीटर से संबंधित एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम, नाम सुने हो? उसमें एचपी का इस्तेमाल है 740। और हॉर्स पावर में अश्व शक्ति, घोड़ा की शक्ति, उतना एक घोड़ा की शक्ति इतना वाट होता है, उसी के हिसाब से 1 एचपी कर दिया गया उसको। अब ये देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले समझ लो। देखो इधर P बराबर मैंने क्या बताया था, P बराबर बताया था WI, अब T भागा मैंने जाके तो W बराबर PT, और ये W और PT है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये W क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। और P क्या है, पावर, ठीक है, टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है। देखो मैथमेटिकली ये देना, सिंस P बराबर WIT WIPT, सिंस P बराबर WIT इसलिए W बराबर P इंटू T। यहाँ W है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P है तुम्हारा पावर, और T है तुम्हारा टाइम। ठीक है। अब देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, SI यूनिट क्या होगा, देखो सर, पावर का SI यूनिट वाट बोला, टाइम का सेकेंड, तो इसको क्या कहेंगे, SI यूनिट वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। SI यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वाट सेकेंड। जनरली इसको जूल भी बोलेंगे, एनर्जी का SI यूनिट जूल भी होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा, 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड, ठीक है ना। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे ही जूल अलग चीज है, ठीक है। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल जो प्रयोग में आता है, जिससे व्यापार किया जाता है, जिससे किसी चीज का हम कंसीडर करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक लिया, याद है ना। ये जो वाट है, वाट को चेंज करेंगे किलो वाट में,
क्या में, और सेकंड को चेंज कर देंगे आवर में, किलो वाट आवर इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, लिख लो KWH किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। किलो वाट आवर इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख लिया। और 1 किलो वाट आवर बराबर लिख लो 1 BOT यूनिट। इसी को 1 यूनिट कहते हैं, जिसे हम लोग बिजली बिल पे लेते हैं ना। देखा था कितना यूनिट उठा। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है अरविंद केजरीवाल की सरकार में, पंजाब में सरकार बना केजरीवाल का तो ये 1 BOT यूनिट इसी को कहते हैं, 1 किलो वाट आवर को कहते हैं 1 BOT यूनिट। BOT मतलब क्या होता है? BOT मतलब क्या होगा जी? बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो उसको किसे कहते हैं? 1 किलो वाट आवर को ही 1 BOT यूनिट कहते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है घर में मीटर लगाते हैं, उसी मीटर से लोगों के कितना कंज्यूम किया एनर्जी उसका हिसाब लेते हैं, उसी के अनुसार से इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिल चार्ज दिया जाता है। यहाँ देखो चंडी में हम लोग हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी का चार्ज कितना पता है? 6.9 रुपीज पर यूनिट। अगर 1 यूनिट खर्चा करोगे तुम बिजली तो 6 रुपया 90 पैसे तुमको बिजली बिल भरना पड़ेगा। दिल्ली में क्या है, 200 यूनिट अगर बिजली बिल खपत करते हो तो तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिजली बिल जीरो आएगी, है ना। पंजाब में भी बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन हमारा बिहार सरकार पता नहीं कब कंगाली के अति से आएगा। यहाँ हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है ना। और बिहार बहुत ही पीछे है। तुमको लगता होगा कि तुम आगे हो, बहुत ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। MP में जाओ, ये जो हम लोग खेते में सिंचाई करते हैं ना, ये सिंचाई करते हैं ना, तो सिंचाई हम लोग को पाइप टाइप खुद खरीदना पड़ता है ना जी, मोटर खुद करना पड़ता है, समरसेबल भी खुद कराना पड़ता है ना बिहार में। लेकिन MP में सरकार सब करके देती है। वहाँ पाइपलाइन बिछा रहता है, बस पानी चलाया और सब स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पढ़े क्लास 8 में, उस तरीका से खेत में पढ़ाई हो जाती है। तो पढ़ाने का झंझट मारी सरकार की, वो सब सिस्टम करके देता है। भाई बिजली बिल देखो दिल्ली में फ्री है। स्कूल सिस्टम, सरकारी स्कूल जो है में बढ़िया पढ़ाई होती है दिल्ली में। ये हमने लोग पब्लिक लोग बोलते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ। तो ये सब सिस्टम है। बिहार में सरकारी स्कूल में जाके देखो, नहीं पढ़ सकते। सरकारी अस्पताल में देखो, अगर 2 रुपया का पैरासीटामोल भी लेना है ना, पैरासीटामोल मनवाना आता है सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में पैरासीटामोल सरकार की तरफ से फ्री आता है, लेकिन हो सके पैरासीटामोल भी मांगने जाओ तो उसका भी चार्ज कर देना भरोसा है, या कहेगा डायरेक्टली है ये नहीं है। नॉर्मल जो चार्ज है शुगर का टेस्ट और भी बहुत सारा टेस्ट सरकारी अस्पताल में जाकर मुफ्त करा सकते हो, लेकिन जाओगे ना तो डॉक्टर ही नहीं आता है। 12 बजे तक तुमको डॉक्टर नहीं है और बोलेगा अब आ रहे हैं। तो ये हमारा बिहार का हाल है। तो खैर हम यूनिट पे थे हमारे बिहार में, नगरोसा में नहीं पता, लेकिन चंडी में 6.90 रुपीज पर यूनिट चार्ज हमको देना पड़ता है। ठीक है, अब गांव में पता नहीं, गांव में तो सस्ता ही होगा, नहीं कर सकते हम। हाँ, तो ये ठीक है। आप देखो, आप लिखो किलो वाट पावर इंटू जूल। ध्यान देना, किलो वाट आवर को जूल में कैसे बदलेंगे। देखो जी अस्मिता कुमारी, देखो अभी मैंने बताया कि 1 किलो वाट बराबर कितना वाट जी? 1000 वाट। बताया कि नहीं बताया? जूल किसको बताया था? वाट सेकंड को बताया था। तो किलो वाट को तो मैंने वाट में बदल दिया। अगला जो क्या है, आवर है ना, आवर मैंने घंटा होता है, क्या होता है, और घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा? 3600 सेकंड। शक है तुमको? 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 में 60 3600 सेकंड, और 1 आवर बराबर कितना हो गया? 3600 सेकंड हो गया। तो इसी 1 किलो वाट बराबर और क्या हो गया? 3600 और गुना 1000। अब तुमको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो याद नहीं होगा। देखो कोई भी स्टैटिस्टिक्स में जहाँ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो नंबर्स हैं, जो ज्यादा बहुत सारा डिजिट जो आ जाता है, उसमें ढेर में डिजिट हो जाएगा ना, अब 0 कितना बढ़े रहेंगे, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। साइंटिफिक एक क्लास 8 के नाम से मतलब पढ़ना भी है मैथ में, जैसे कि 576 लिखना है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर a × 10⁻b के फॉर्म का होता है, याद है बेटा? a × 10⁻b के फॉर्म का होता है, जहाँ a जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से, लेकिन 10 से छोटा होगा, याद रहेगा? 0 से बड़ा, 0 से बराबर भी नहीं, 0 से बड़ा, और 10 के बराबर भी नहीं, ठीक है। तब देखो 576 पे लिखेंगे, पहला अंक के बाद पॉइंट दे देना है, पहला अंक के बाद तो क्या लिख देंगे? 5 पॉइंट
और गुना, देखो 10 के पावर, देखो मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, राइट हैंड से 1 और 2, पहला छोड़ देना है, पहला का तो पॉइंट दिए, 10 के पावर 2 हो जाएगा, ये के साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अच्छा तुम बता जी, सिखा तुम्हारे 0.0000345, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 3.45 गुना 10 पावर, देखो हमेशा पहला पावर लेना है, अंक लेना है, ये 0 से बड़ा है, 10 से छोटा है कि नहीं है, 3 पॉइंट में 10 के पावर, ध्यान से देखना है, कौन सा हाथ मेरा, राइट हैंड, इस पर लेफ्ट हैंड करना है ना, पहला अंक तक 1 2 3, पहला अंक तक 4, 10 में -4 हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आया। चलिए और बताते हैं, 6 5 4 3 2 1 0 0, बता दी उस्ताद, कितना लिखेंगे, 6.75432, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, गुना 10 के पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के पावर 8 हो गया। मिनटों में सिखा दिया साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, आगे जाकर 10वां के ऊपर जब भी पढ़ोगे तो नंबर इसी के रूप में जाएगा, और न भी है तो तुम्हें इस रूप में करना पड़ेगा, ठीक है। सब देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा जी, 36 पर 2 और 3 सुना, कितना सुना हो जाएगा जी, 5 सुना जी, 2 2 4 साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 3.6 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा जी, तो इतना जूल हो गया, मैंने 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। जल्दी कॉपी करो, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये परीक्षा में आएगा, बीबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग नहीं, खाने का नहीं है ये, हीटिंग जो खाने का है, गर्म होने का, ये जूल है ये। देखो कोई भी गर्म क्यों होगा, चाहे तार हो चाहे कोई भी गर्म हो, जैसे मान लीजिए अभी देखो आस्था हम कुछ बोले है ना, तो उसके मन काम करते रहेंगे तो गर्म नहीं होगी, उसका जो भी कहेगी सर आज नहीं पढ़ाइए तो नहीं पढ़ाएंगे, बोले सर रसगुल्ला लाइए रसगुल्ला ला देंगे, है कि नहीं, तो गर्म नहीं होगी। लेकिन अब बोलेगी है ना कि सर ये कीजिए और हम उसका अपोज कर देंगे बेटा, तब वो हमारे खिलाफ गर्म हो जाएगी, हो गया कि नहीं होगा, वो गर्म होने का ही नहीं है ना। मम्मी को क्या कहो, ये करे मैंने तुम जो कहोगे मम्मी सुनेगी, तो तुम गर्म नहीं, जैसे करो जैसे आ रहा है, लेकिन तुम कहेगी कि हमको जाना है वाटर पार्क, गर्मी आ रहा है, जाएगा वाटर पार्क घूमे, मत करो, अब वो क्या हो जाएगा, अब गर्म हो जाएगा, तू भी गर्म हो जाएगी। मैंने कोई भी चीज अपोज होता है तभी गर्म होता है, क्या होता है, इसमें भी वही होता है। देखो सर इलेक्ट्रिसिटी में भी गर्म ऐसा ही नहीं होता है, जैसे देखो दिख रहा है, ये तार दिख रहा है क्या, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर में मैं तो बताया था, जितना भी कंडक्टर है, चाहे कॉपर हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। प्रत्येक आदमी बताया था अच्छाई होती है जैसे बुराई भी होती है, तो प्रत्येक सब्सटेंस में कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण वो विद्युत को फ्लो होने से क्या करता है, और जब रोकेगा तो क्या होगा, वो गर्म होगा तार, समझ में आया क्या, समझ आया। तो इस समय कंडक्टेंस ज्यादा है, कम गर्म होता है। अब बेचारा देख रहा है जैसे लटकल है 2 साल पहले, जैसे आज भी लटकल है, गल के गिरा नहीं है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऐसा होता है कि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टेंस बहुत कम होता है, तो वो क्या होता है, विद्युत करंट को फ्लो होने से रोकता है, और विद्युत करंट को फ्लो होने से रोकने के कारण वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और यही है उसका हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा इफेक्ट है। देखो ये पंखा चल रहा है, कौन सा इफेक्ट है, मैकेनिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना जी, कि तुम डंडा से बुला रहे हो, नहीं बुला रहे हो, बिजली चल रही है, स्विच ऑन किया था मैंने खाली, अब पंखा चल रहा है, कौन सा इफेक्ट है, मैकेनिकल इफेक्ट। इधर देखो बॉल लगा के बैठा हूँ तुम्हारे लिए मैं, ये कौन सा इफेक्ट है, लाइट इफेक्ट, हीट इफेक्ट भी है, गर्म भी होता है, है कि नहीं। इसके बाद देखो वो देखो बगल में मशीन चल रहा है, वो भी मैकेनिकल इफेक्ट है, नाम सुने हो, जैसे कि तुम लोग करवाली तो पहनती नहीं, ऐसे रोड पहन लेती हो काम में, है ना। तो रोड बोल्ट में क्या होता है, नीचे कुछ और मॉडल और ऊपर सोना लगेगा, तुमको लगता है सोने पहन ले है कि नहीं। जैसे क्या इसका इस्तेमाल कब हुआ था पता है, पहले जो औरत लोग अपना जेवर पाती पहन के चलती रोड पर, तो बीच में एक चोर प्रजाति जन्म हुआ, कौन जन्म हुआ, चोर प्रजाति, है ना। बड़ा देखे करवाली, वो तो करवाली बेचारा है नहीं पैसा, तो क्या करे, अच्छा ठीक है ना, पहन के निकलो तो रोड पर जाके क्या करता था, नोट लेता था करवाली सब। तब फिर क्या किया, अब औरत को तो तुम मानोगे नहीं, क्या होता है, दिमाग होता नहीं इसको,
तो क्या करते हैं हम पहनवे करेंगे, चोरी हो जाए तो हो जाए। तो फिर लेकिन वो दिवाली लगी, एक दो बार चोरी हुआ ना, तो रोल गोल्ड एक नया सिस्टम निकला, ऊपर लगेगा सोना, चमचम करेगा, लेकिन हो जाता है अगर चुरा भी लिया ना तो बड़ा ज्यादा खुश तुम ही होगी, ले जाओ है कि नहीं, 5-10 रुपया मिल जाता है, बहुत जबरदस्त है 15, मैक्सिमम लगेगा 100 रुपया, और उससे तुम्हारा कान का घटा नहीं होता है। कान का क्यों नहीं घटा होता है, काहे कि ऊपरे जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है गोल्ड का, और गोल्ड एक प्रकार का क्या है, अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था पिछला सप्ताह, पढ़ा रहा था ना, ये एक नोबल मेटल है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है, ये रिएक्शन किसी से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर से ये सब रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए कान में तुम कितनों दिन लगे रहोगे रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम खाली मेटल लगा दी, लोहा हुआ का पहले कर वाली, तो कान उन फपक जाएगा, फूल जाएगा, वो बीमारी धर लेगा, ठीक है। इसलिए जेवर पहनो तो कोई का गोल्ड का है ना, अरे तो प्लेटिनम का, सिल्वर का कानून में पहनो, सिल्वर थोड़ा सा रिएक्टिविटी में ऊपर है, वो पहले उल्ले तक चलेगा, देखो फिर भी करिया उड़िया हो जाता है, ज्यादा पानी से इस्तेमाल करो काला हो जाएगा, हाँ वो हल्का फल्का रिएक्टिव करता है, वो कानून में दिक्कत हो, इन्फेक्शन हो जाए, दिक्कत ना जाओगे। अब समझ में आ गया पूरा तरह से सिस्टम। तो हम कहाँ थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में रिएक्शन मैंने कोई भी सब्सटेंस, तो एक नाम सुना नाइक्रोम, नाम सुना नाइक्रोम, नहीं सुना था अभी सुन लो, है ना, अगली बार से कोई पूछेगा तो मत बोलना, है कि नहीं। जैसे इसमें एक कहानी है, बहुत हंसी बनेगा। एक क्या था, एक आदमी था, है ना, इधर अनिशा, है ना, तुम्हारी हंसी रुकेगी नहीं, सुनो इधर। एक आदमी था, एक आदमी किसी आदमी से मिला, और वो आदमी से क्या पूछता पता है, आप हमको पहचानते हैं? अभी अजनबी था आदमी, तो कहता कि मैं आपको कैसे नहीं पहचानता हूँ। तो चल गया 3-4 घंटा के बाद फिर घूर करके आया, और फिर आदमी से बोला आप हमको पहचानते हैं? कहता है नहीं पहचानते भाई, कल तक कर रहे हैं, अभी ना 3 घंटा पहले मिले थे आपसे, कहते कितने पहचानते हैं? मैंने ऐसे आदमी भी होते हैं कि नहीं, जब लड़े के नहीं, मैंने कि कुछ जान पूछ के भी उलझने वाले आदमी होते हैं दुनिया में। तो नहीं जानते हो आप जान लो क्या होता है नाइक्रोम। अब कोई पूछेगा तो मत करना, नहीं सुने नाइक्रोम। देखो पहले के जमाने में जो भी होता था, पहले के जमाने में होता था, अब तो कुछ होता ही नहीं है। पहले के जमाने में ये जो खाना पसंद था, इलेक्ट्रिसिटी नया आया था, तो आदमी तो जानते करता कंजूस होता है, तो गोइठा उठा से क्या होता है, आग को करिया हो जाता था, चेहरा वाला करिया हो जाता था, आग को फूल जाता था। तो नया हीटर का इस्तेमाल हुआ, तो हीटर के जो ऊपर कुंडली हीटर देखे हो, नहीं तो बाजार में मिलता है, उसमें स्प्रिंग नियर लगा रहेगा, तो नाइक्रोम का रहता है, समझा? उसमें रेजिस्टेंस इतना ज्यादा रहता है ना कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, अल्लाह लाला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लाला नहीं हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन गलेगा नहीं, कहीं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं जानते, गलनांग बिंदु, पिघलनांग बिंदु जे कहो, उसका कितना लाल हो जाएगा, लेकिन पिघलेगा। और वही हीट से हम लोग क्या करते थे, पहले लोग खाना पिघा देते थे, लेकिन हाँ तो अब तो इंडक्शन कुकर में उसी का कुंडली का इस्तेमाल होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इतना याद नहीं है सर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? हाँ तो देख के हम बता देंगे, है ना। ये नाइक्रोम इतना सबसे क्या होता है, नाइक्रोम हीट होता है, यही उसका हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का कौन इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। अभी मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बात किया, सोना का 25 केमिकल इफेक्ट है, क्या कहते हैं उसे, केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे में दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये भी पढ़ाया था मैं, H2O2 अभी नहीं रहते, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हो गया, उसी में किसी दूसरे परत में चढ़ गया लेयर, उसे कहते हैं इलेक्ट्रो। तो इसी तरह हीटिंग का, यदि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। आज को सबसे पहले किसने दिया था, जूल्स, वैज्ञानिक का नाम था जूल्स, उसी नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये बहुत बड़ा भारी चीज नहीं दिए थे, देखो मैं क्या दिए थे बताए थे, कहता है अगर कोई रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, याद सुना मेरी बात, ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस में या यदि कंडक्टर कर सकते हो, रेजिस्टेंस कर सकते हो, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है, और ये जो हीट प्रोड्यूस होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, उसमें प्रवाहित होने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया? किसने बताया, जूल ने बताया, मैंने नहीं बताया। कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हीट करंट प्रवाहित हो इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाली हीट है उसे प्रवाहित होने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
अगर करंट 2 एम्पियर है तो हीट उसके 4 गुना बढ़ेगा, करंट 3 एम्पियर है तो हीट उसके 9 गुना बढ़ेगा। समझ में आ गया? और दूसरा नियम यह है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, कम हीट प्रोड्यूस हो रहा है। नाइट्रो में हीट ज़्यादा होता है तो उसमें रेजिस्टेंस यानी हीट ज़्यादा जनरेट होगा। और तीसरा, जितना देर तक इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते रहेंगे, मतलब जितना देर तक 1 सेकंड करेंगे तो कम होगा, 2 सेकंड करेंगे तो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, अगर 5 घंटा लगातार जल लगे हैं तो और हीट देते रहेगा। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये किसने बताया? जूल्स ने बताया। और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये तीनों फार्मूला मिला के 1, 2 एंड 3 मिला के क्या होगा? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या कांस्टेंट डालते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे H बराबर K आई स्क्वायर आर टी, जहाँ K का वैल्यू होता है 1, इसलिए जरूरत नहीं है लेने का। K का वैल्यू क्या माना है? ये मैंने नहीं माना है, जूल्स लॉ ने माना है, मैं आपसे बता रहा हूँ, है ना? K का वैल्यू 1, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। H बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, जहाँ H क्या है? हीट है। H क्या है? हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, अप्लायंसेज, ऑब्जेक्ट, जो भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और क्या है? रेजिस्टेंस। यही तो मेन फैक्टर है। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तभी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना? कहीं विद्युत करंट को रोकता है वो, अब फ्लो करके रोकेगा तो लड़ाई होगा, गर्मी होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। किसी भी चीज़ का जब तक तुम नहीं रोकोगे, याद है कि सांप जा रहा है ना, उसके रास्ते में तुम नहीं आओगे, नहीं काटेगा तुम, लेकिन जैसे ही तुम रास्ते में आ गए उसको लगेगा हमको मारने आया, तुमको काट लेगा। उसमें भी गर्मी पैदा हो जाता है हर चीज में, समझ गया ना? और रेजिस्टेंस टी बराबर टाइम। समझ में आया? ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल ने ऐसे साबित किया, मैं देखो और तरीका से साबित करता हूँ। ध्यान से देखो, हाँ सेलुलर लॉ ऑफ हीटिंग बोल सकते हैं उसमें। देखो इधर मैं तुमको पढ़ाया था, ध्यान से देखो, W नॉट बी क्यू, सबसे पहले बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि मतलब बी क्यू सर भी है, वो बोला नहीं, है ना? विपिन बिहारी वाजपेयी बी क्यू, है ना? तो खैर इधर चलते हैं, W बराबर बी क्यू, ठीक है? बेचारे इंग्लिश, केमिस्ट्री और कभी कभी जो पुलिस सब्जेक्ट प्रॉब्लम लगते हैं वो ये W बराबर बी क्यू पढ़ाया था सबसे पहले, पढ़ा देख नहीं? अब W का एसआई क्या होता है? जूल। कोई दिक्कत? हीट का एसआई क्या होता है? हीट एक प्रकार की एनर्जी है, एनर्जी का एसआई जूल ही होता है। तो मिला के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब किसी भी करंट जो प्रवाहित कर रहे हैं, है ना, करंट प्रवाहित हो रहा है तो उसके द्वारा जो बंधन हो रहा है वो उस सब्सटेंस में हीट में चेंज हो रहा है। समझ आ गया? W का एसआई जूल, हीट का एसआई जूल, मतलब इसमें जो कार्य किया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से वो कौन सी में चेंज हो रहा है? हीट में चेंज हो रहा है। तो W बराबर H। कोई दिक्कत? आप जो ओम्स लॉ से पढ़ाए थे V बराबर आई आर, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए होंगे। V बराबर Q बराबर पढ़ाए थे IT, पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? तब देखो H बराबर I गुने I और RT। ये देखो मेरे तरीका से साबित हो गया, नहीं हो गया? ये जूल ने किया था, मैंने किया है, समझ गया ना? तो खैर परीक्षा में ये आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हेडिंग लिखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आज इलेक्ट्रिक चैप्टर एक पूरा फिनिश कर देते हैं, खत्म, लास्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो अकॉर्डिंग टू जूल, the heat produced in the in a conductor, according to Joule, the heat produced in a conductor is directly proportional to a square of electric current. Directly proportional to a square of electric current. देखो मैथमेटिकली A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। आई क्वेश्चन पढ़ लेना, देखो जब भी मैथमेटिकली A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, आई क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो दूसरा आगे लिखो, heat also directly proportional to the resistance of the conductor. Heat also
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लिखना मैथमेटिकली एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इक्वल टू ये इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू, अब तीसरा लिखेगा हीट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हीट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन 3। लिया अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 clear, we can write from equation 1 2 and 3 we can write a directly proportional to I square RT, a directly proportional to I square RT, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कौन डालते हैं तो लिखो k into I square RT and k बराबर 1, k बराबर 1 so h बराबर I square RT, क्लियर, h बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ h क्या है हीट, देख लो जबरी, h क्या है हीट, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है रेजिस्टेंस, T क्या है टाइम। अभी भी लिख लो साइड में, बाय अदर मेथड वी कैन आल्सो राइट, बाय अदर मेथड, बाय अदर मेथड we can also write, ये लिख लो W dot BQ, तो W dot BQ, अब फिर लिखना V बराबर IR, इधर तीर का निशान, W को H करेंगे, जब V बराबर IR, Q बराबर IT, इसलिए H बराबर I स्क्वायर RT, दोनों सेम फार्मूला है। अब देखो अब हमको इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिए, बिजली लग दिया, अब तुमको ये पता है कि बिजली से शॉक भी लगती है, अगर हम गलती से इसके संपर्क में आ जाएंगे, सही से तो आएंगे नहीं, गलती से संपर्क में आएंगे तो हमको शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है और हम मर भी सकते हैं। कभी कभी तो छोड़ देगा, लेकिन कभी कभी सटा लेगा तो तुम क्या करेगा, ये पूरा खून को सुखा देता है और जब तुम्हारे खून ब्लड में बॉडी में खून नहीं रहेगा तो तुम मर जाओगे। इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है, इसलिए जब इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी, इससे बचने का उपाय भी होना चाहिए, क्यों ना चाहिए, तो हमारा बचने का उपाय भी तुमको बता देते हैं, ताकि तुम इस चैप्टर को पढ़ ली, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान ली, ज़्यादा तो नहीं जानी 20% जान ली, लेकिन बचने का उपाय भी बता देते हैं ताकि गलती से घर में यूज करो तो बच लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जब काम करो, घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम करो और तुम अनभिज्ञ हो, न जान रहे हो ज़्यादातर, गलती से तुम्हारा तार उठ सकता है, उस समय तुम अपने पास एक मैग्नेट लेके रखो, अपने बॉडी में मैग्नेट लेके रखो, तो तुमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा लेकिन तुम मरोगे नहीं, बच जाओगे। क्या करेगा वो, अपोज करके तुमको फेंक देगा, ठीक है, ये मैग्नेट का एक प्रभाव होता है ऐसा। इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये जनरली ऐसे प्रैक्टिकल का काम करो तो डीसी करंट से करो, एसी करंट से मत करो, है ना। एसी करो भी तो क्या करना है, मैं बोला मैग्नेट अपने पास संपर्क में रखोगे तो साथ रखोगे तो तुमको ये, और नहीं तो सबसे मेन जो तरीका है कि सब कुछ नहीं रखना है, जहाँ भी लाइन आ रहा है, जहाँ से आ रहा है उसको टोका को निकाल देंगे। अगर तुम्हारे घर में टोका निकालने के लिए तुम्हारे पास अप्लायंसेज नहीं है या समय नहीं है, तो घर में जैसे ही टोका आता है तो वहाँ पे जहाँ पे भी सर्किट लगता है या एमसी भी लगता है, एमसी को ऑफ कर दो ना, सर्किट को, एक चेंजर भी होता है बहुत सारे घर में, चेंजर ऊपरे कर दिए, करंट ही पूरे खत्म हो गया, तो पूरा निफिक्र हो गए, तब हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस का काम करेंगे। तो ये जो है ये सब तो काम करने के लिए, लेकिन अभी बिजली आ रही है तो फ्लक्चुएशंस होता है, कम ज़्यादा बिजली आता है, अचानक 300 वोल्ट आ जाएगा, अगर अचानक 300 वोल्ट आ गया तो मेरा पंखा जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, बल्ब फूट जाएगा कि नहीं फूट जाएगा, मैंने जल जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यही बचाने का उपाय होना चाहिए ना। इसलिए हम लोग इस सर्किट में, इस स्थिति में, पूरे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज ना हो, बर्बाद ना हो। इसके लिए दो चीज़ें हैं,
हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते थे। कोई का फ्यूज, जिसे इलेक्ट्रिकल फ्यूज या सेफ्टी फ्यूज के नाम से जानते हैं पहले के ज़माने में, है ना। अभी भी के जो पुराने ज़माने के लोग हैं, हम जैसे लोग, तो अभी सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल ही करते हैं, है ना। प्रत्येक बोर्ड में एगो देखना फ्यूज लगा रहेगा, ठीक है। और जो नए ज़माने के लोग हैं, ज़्यादा एडवांस लोग, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। वो देखो सामने एमसीबी लगा हुआ है। एमसीबी में क्या होता है, तो जानते हो सब लोग आलसी होने लग गया है। सर्किट में उस सेफ्टी फ्यूज में क्या होता था, जैसे फ्लक्चुएशन हुआ तो उसमें एक पतला तार रहता था, कभी जानते हो, वो जो खींचते हैं ना, उसमें एक तार फिट पतला था। जब भी वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो गर्म होगा, गर्म होने से वो पतला तार गल जाता था, और गल के दो तार अलग हो गया, तो वहाँ पे सर्किट इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, रुक गया, आगे नहीं आएगा, तो मेरा सप्लाई अप्लायंस से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये सेफ्टी फ्यूज का काम था। लेकिन अब फिर क्या करना पड़ेगा, तुमको चेक करना पड़ेगा खराब हो गया क्या, तो सर्किट निकाल के चेक करना पड़ेगा। अब फिर उस जगह तार हटा के नया तार लगाना पड़ेगा। लेकिन अब इससे बचने के लिए एमसीबी लगा लेता है। क्या करता है, जैसी फ्लक्चुएशन हुआ ना, तो वो जो एमसीबी जो ऊपर हो जाता है वो नीचे हो जाता है, और हाँ खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद नीचे गिर गया। एमसीबी जैसे गिर गया तो तुम्हारा सब आगे का अप्लायंस बच जाएगा, मानी यहाँ करंट ही नहीं जाएगा आगे, समझ गया। तो फिर क्या करना है, जैसे ही देखना तो सभी एमसीबी चेक कर लो, नीचे गिरा है क्या, और फिर क्या करना, सिर्फ ऊपर उठा दो और करंट लाइन आ गया, तो कुछ तार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आदमी आलसी होते जा रहा है, समझ गया। तो ये सेफ्टी फ्यूज होता है जो आगे एमसीबी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले सेफ्टी फ्यूज है। अब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज क्यों होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज क्यों होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज होने के दो कारण होते हैं। कितने होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज होने के दो कारण होते हैं। मेन जो दो कारण है, इसको लिखाएंगे नहीं, जान लो, पिताजी लिखे चलेंगे हर समय, जान लो, मैं पढ़ा दिया। मेन जो चीज़ था मैंने लिखा दिया, नोट्स बना दिया, इसको भी मैंने बता दिया, और वायरिंग भी मैं समझा देता हूँ, वो भी लिखाऊंगा नहीं। देखो कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का डैमेज होने का मेन दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं, देयर आर टू रीजंस, मेनली टू रीजंस फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी डैमेज, है ना। पहला सर्किट है शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है ओवरलोडिंग। ये जिंदगी में भी होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है क्या। अब शॉर्ट सर्किट क्या चीज़ है पता है, हम बताते हैं। ये प्लस और माइनस अलग अलग रहना चाहिए, साथ साथ प्लस माइनस हमेशा अलग अलग रहना चाहिए। क्लास में भी देखो, लड़के का अलग बेंच, लड़कियों का अलग बेंच रहता है। हर तरह प्लस और माइनस, लड़के में भी अच्छाई और बुराई अलग अलग होना चाहिए। अगर साथ हो गया तो दिक्कत होगा। इसमें भी देखो, बैटरी में भी देखो, ये लाइन आ रहा है, दो तार है, प्लस और, तो प्लस और माइनस अलग अलग होना चाहिए। लेकिन किसी कारण बस प्लस माइनस सट गया, तो उस प्लस माइनस सटने के कारण होता क्या है, उस शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, उस सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम, तो इसके कारण उस सर्किट में इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है कि पूरे सर्किट को जला के खाक कर देता है। मैं बताया था कहानी कि मैं एक बार जला दिया था भाई बचपन में, लाइव क्लास में बताया था कि मैं एक बार वही शॉर्ट सर्किट हो गया था। वो टेक्निक दोनों को ऐसे जोड़ दोगे ना, एक स्विच में ऐसे प्लस माइनस वाला, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरे सर्किट क्या हो गया, तो गलती से प्लस माइनस नहीं सटना है। इसका तुम एग्जाम्पल भी कर सकते हो। बैटरी तुम्हारे पास घर में है ना, एक लोहा का रड लेके जाना, छड़ मिलता है दुकान में, अब प्लस वाला टर्मिनल माइनस टर्मिनल का सटा के देखना, चिंगारी मारेगा, नहीं चिंगारी मारता है, नहीं उससे कुछ होगा नहीं, तो चिंगारी मारा आवाज भी होगा। ये लाइटनिंग में भी होता है, तो बिजली करंट बरसात के दिन में, वो भी एक प्रकार का शॉर्ट सर्किट ही है। प्लस माइनस संपर्क में आता है, जब भी प्लस माइनस संपर्क में आएगा शॉर्ट सर्किट, इसलिए प्लस को माइनस क्या करना है, उसका प्लस माइनस हमेशा दूर रहना है। प्लस माइनस जैसे कॉन्टेक्ट में आ गया शॉर्ट सर्किट होगा, समझ में आया। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। इसको हिंदी में पता है क्या नाम है, जानकर बहुत हंसी आएगी, लघु पतन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, लघु पतन। अब तू खाली जान लो, अरे हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े इसलिए जानते हैं लघु पतन। ओवरलोडिंग हिंदी में कहते हैं अति भारण। अब ओवरलोडिंग क्या है, जो मेरे से देख सकते हो, ओवरलोडिंग सब काम हम ही करते हैं, ये ओवरलोडिंग हो गया। ओवरलोडिंग में क्या हो गया, जैसे एक स्विच है, क्या सुना, एक स्विच है, अब एक स्विच से हम पंखा भी चलाएं, बॉल भी चलाएं, एसी भी वही स्विच है, सब एक ही स्विच से करें, तो एक आध दिन तो चला ढेल लेगा बेचारा, अगला दिन जर के खाक हो जाएगा। देखा तुम, मैंने एक स्विच से एक ही लोड दो जितना क्षमता है, अगर जितना उसका कैपेसिटी है उसे ज़्यादा लोड दे दोगे। अब मानसी बेचारी नुमा पड़ती है, इसको IIT के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा, हैं
तो इसलिए वो दिक्कत हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ में जिंदगी में भी तुम्हारा ओवरलोड हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसलिए ओवरलोड नहीं होना है। खाने के लिए 5 समोसा खाना है तो 5 ही खाना है। अगर 10 खाओगे तो ओवरलोड हो जाएगा, तो दिक्कत में आ जाओगे, ये ओवरलोड है। मैंने ध्यान सुनना, शॉर्ट सर्किट में क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट। अच्छा लिख दो, ये वाला लिख लो, लिखो जल्दी। क्या बोलेंगे? नहीं, काउज ऑफ नहीं, काउज नहीं, काट उसको। रीजन फॉर विच इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी डैमेज। रीजन फॉर विच इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी डैमेज। रीजन फॉर विच, रीजन कारण होता है। रीजन फॉर विच इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी डैमेज। विल बी डैमेज। पहला लिखो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। दूसरा लिखो ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट टिकट है तो शॉर्ट सर्किट देखो। व्हेन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, when in an electric circuit the positive terminal, when in an electric circuit the positive terminal comes in contact, positive terminal comes in contact with negative terminal, comes in contact with negative terminal। किताब में नहीं मिलेगा ऐसे, किताब से मत देखो। comes in contact with negative terminal due to any reason, किसी कारण से भी हो जाए, due to any reason, comma this phenomenon known as short circuit। this phenomenon known as short circuit। फेनोमेनन घटना होता है जी, फेनोमेनन माने घटना। दिस फेनोमेनन है शॉर्ट सर्किट। इसे स्टार मार्क लिखो। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो। रेजिस्टेंस विल बी जीरो and conductance will be maximum। Due to short circuit, resistance will be zero and conductance will be maximum, and circuit will be destroyed। and circuit will be destroyed, ब्रैकेट में निकला बर्न, जल जाता है। circuit will be destroyed, destroyed। हाँ, conductance will be maximum and circuit will be destroyed, ब्रैकेट में लिखो बर्न, जल जाता है, जल के खाक हो जाएगा। तो लिखो ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हिंदी में कहते हैं अतिभारण। ओवरलोडिंग देखो, when so many appliances can operate through a single plug or switches, when so many appliances can operate through a single plug and switches, this phenomenon known as overloading। Plug switches, when so many appliances can operate through a single plug and switches, this phenomenon known as overloading। and due to overloading that plug and switches will be burned या destroy, नष्ट हो जाते हैं, है ना। ड्यू टू ओवरलोडिंग द प्लग एंड स्विचेस विल बी डिस्ट्रॉयड और बर्न। तो ये खत्म हो गया। और अगले क्लास में थोड़ा सा वायरिंग पढ़ा देंगे। वायरिंग लिखाएंगे नहीं, वायरिंग पहले बता दिए थे। वायरिंग 2 प्रकार के, सुनो कल भी बताया था। सीरीज वायरिंग है, पहला वायरिंग बताया था ना। पहला वायरिंग में हर जगह के लिए अलग अलग चीज होता है। पहला वाला के ज्यादा एडवांटेज है पहले वायरिंग का, ठीक है। ज्यादा एडवांटेज क्या है? सीरीज वायरिंग का बहुत सारा डिसएडवांटेज है, इसलिए हम लोग ज्यादा इस्तेमाल कौन वायरिंग करते हैं? पैरेलल वायरिंग। सीरीज वायरिंग होता ही नहीं, बड़ी कम होता है। तो वायरिंग भी बता देंगे अगले क्लास में। आज चैप्टर 8 हो गया। इसमें कोई भी टाइप की कोई ड्यू टू ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेस कैन डिस्ट्रॉय,
और बर्न। बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। नहीं लगा